देखो, कल हमने बात की थी स्थूल कार्बनिक खादों की, यही बात की थी जिसमें हमने FYM गोबरी खाद पढ़ा, कंपोस्ट पढ़ा, वर्मी कंपोस्ट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, हरी खाद स्थूल थी। सांद्रित हमने पढ़ी नहीं क्योंकि न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसकी जैव उर्वरक या जैव एनापोनेंट। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ये जैव एनापोनेंट होते क्या है या जैव उर्वरक क्या होते हैं, हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। सब क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव। कौन सी अवस्था में होते हैं, तरल अवस्था में हो सकते हैं, कभी कभार अर्धठोस अवस्था में बड़े को मिल सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, कवक हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं, फर्न हो सकते हैं, काफी हो सकते हैं। क्या क्या करने वाले हो सकते हैं ये, जब भी इन सूक्ष्म जीवों की बात होती है तो ये किसका काम कर रहे हैं, उर्वरक का। उर्वरक का मतलब किसका काम कर सकते हैं, उर्वरक। उर्वरक का मतलब क्या करते हो, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक चीज अगर आपको पता हो तो पौधों के लिए आवश्यक वस्तु कितने हैं, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व बताओगे कितने हैं, पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कितने तत्वों की जरूरत होती है, 17। इन 17 में नाम लिख रहा हूं कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कॉपर, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरोन, निकल और क्लोरीन। ये सब क्या है, आवश्यक पादप। इनको भी अलग अलग बता रखा है इन्होंने। इनको बता रखा है क्या, संरचनात्मक, इनको बता रखा है वृहद, और इनको क्या बता रखा है, सूक्ष्म। सूक्ष्म कितने हैं, 8, वृहद कितने हैं, 6, और संरचनात्मक कितने हैं, 3। टोटल कितने हो गए, 7। अब पौधों को कार्बनिक पदार्थ मिल रहा था, हम कार्बनिक खाद डालें तो कार्बनिक खादों में ये सब चीजें थी, थोड़ी थोड़ी मिल रही थी, ठीक है। अब इससे ज्यादा कोई बार ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये जैव उर्वरक है, इनमें से किसी की उपलब्धता को बढ़ाता है, या तो इनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं या फिर अब ये खुद तो लेके नहीं आएंगे। भाई कोई जीवाणु थोड़ी जो फास्फोरस को लेके घूमेगा, पोटेशियम को लेके घूमेगा, कहां से लाएगा ये। जैसे हमने इससे पहले वर्मी कंपोस्ट पढ़ा था आपको याद है, क्या पढ़ा था, वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुए की खाद है। क्या केचुआ थोड़ी लेके घूमता है, केचुए को जो खिलाया जाएगा वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालेगा और उसी में न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतना ही काम कर रहा था। ऐसे ये जीवाणु भी क्या करें, कुछ चीजों को खाएंगे और रिलीज जो करेंगे उसमें इनकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब नाइट्रोजन खाएंगे तो नाइट्रोजन निकलेगा, फास्फोरस खाएंगे तो फास्फोरस। स्वाभाविक बात है, तो भाई नया कहां से लाएगा। ऐसा तो नहीं कि नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा और फास्फोरस रिलीज करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, CO2। ऐसा तो नहीं कि नाइट्रोजन रिलीज कर दें, आर्गन निकाल दे, जिनोन, क्रिप्टोन, रेडोन, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन अपने अंदर है, ऑक्सीजन कार्बन को मिक्स किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। और ये तो पता है कि कार्बन साइकिल चलता है
नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जीवाणु जो है या सूक्ष्म जीव जो है वो एनवायरमेंट वातावरण से, मृदा से कहीं न कहीं से क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं और उनको उपलब्ध मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका काम क्या होता है, जैव उर्वरक का साथ कोई नहीं लेके आता। जैव उर्वरक जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। मतलब क्या हुआ कि था तो पहले से ही, जैसे कोई फास्फोरस है किसी पत्थर के रूप में पड़ा हुआ है, अब पत्थर को पौधा कैसे ग्रहण करेगा, उसको क्या किया, कोई जीवाणु है उसको खाएगा, उसको घोल देगा और ऐसे फास्फोरस को बदल देगा कि पौधा उसको ग्रहण कर सके। तो उसे क्या कर दिया, उपलब्धता को बढ़ाना या उसकी वृद्धि करना। अब हम जब नाम लिखेंगे तब लिखेंगे फास्फोरस घोलने वाले या फास्फोरस को रूपांतरित करने वाले। अब रूपांतरित करने वाले कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रोबिक हो सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो इतने सारे जो सूक्ष्म जीव है, फर्न है, एक्टोमेसिस, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, इन सबको क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, या तो तरल अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था में। और क्या काम करेंगे, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। उन्हें क्या कहोगे आप, जैव उर्वरक या बायो एनवायरनमेंट। ये सब बात की बातें हैं, हमें पता ये होना चाहिए कि जैसे हमने बायो फर्टिलाइजर पढ़ लिया, हमने कौन सा नाम पढ़ा, जैव उर्वरक पढ़ा। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग, क्या पढ़ेंगे, इनका प्रयोग। तो हम जीवाणु, कवक, शैवाल कहां से लाएंगे, समस्या ये भी तो है। तो हाथ में तो लेके घूमेंगे नहीं, और हाथ में लेके तो घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे मरेंगे नहीं क्या, मरना तो गए कभी कभी। तो फिर ये जैव उर्वरक का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे मैं कहूंगा उपयोग आगे जाके कि जैव उर्वरक का उपयोग करोगे ना तो उपयोग कैसे कर सकते हैं और आगे लिखा जाएगा। जैसे पहले मैंने लिख दिया कौन सा, बीज उपचार, दूसरा मैं लिखू कंद उपचार, तीसरा लिखू पौध उपचार, पौध तो जानते हो ना, और चौथा मैं और लिख दूं मृदा उपचार। तो कितने प्रकार के तरीके हो गए इसके उपयोग करने के, 4 तरीके हो गए, चाहे वो कोई सा भी हो, जहां जहां उपयोग करते हैं कितने मेथड हो गए, 4। अब बीजों को उपचार करना, अपने पास बीज तो है, लेकिन जैव उर्वरक से उपचार कैसे करोगे, चाहे कोई सा भी प्रकार का उपचार कैसे करेंगे, जीवाणु तो इन पे आके चिपकेगा नहीं, और जीवाणु को तक रखेंगे पर। तो ये क्या होता है, जितने फर्टिलाइजर होते हैं बायो वाले, क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों की सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है, अभी बताओगे, सुसुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है, डोरमेंट स्टेज। क्या होती है डोरमेंट या सुसुप्त अवस्था, कोई भी जीवाणु है, मरा नहीं है लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा है, वही क्या है, डोरमेंट जीव। और काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए उचित परिस्थितियां नहीं। जैसे आपको पता है कि मेंढक को जानते हो ना, तो मेंढक बरसात में खूब रहते हैं, और जैसे सर्दियां आएंगी वो वहां से गायब हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे और डोरमेंट हो जाएंगे। वहां उनका खाना पीना बंद है, कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ रेस्पिरेशन, सांस लेंगे। फिर क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। श्वसन क्यों कर रहे हैं, वहां बाहर उनके लिए अच्छी क्लाइमेट नहीं है, सर्दियां बढ़ गई, कहाँ रहेंगे। फिर सर्दियों के बाद क्या आने वाली है, गर्मी आएगी, व्यवस्था बदलेगी। तो गर्मियों के बाद जब दोबारा बरसात होगी, वो जमीन से वापस क्या जाएंगे, बाहर आते हैं। पहला काम उनका, जहां पानी भरेगा वहां अंडे देंगे, और अंडे देने के बाद जनरेशन डेवलप करेंगे। 2-3 महीनों बड़े होंगे, वापस कहां चले जाएंगे, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर वाला कुछ समय वो क्या है, डोरमेंसी। डोरमेंसी क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि उनके लिए उस समय सुटेबल क्लाइमेट है ही नहीं। अब जब क्लाइमेट वापस सुटेबल होगी तो अपनी जनरेशन वापस स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ये सूक्ष्म जीव जो हमने जीवाणु, कवक, शैवाल लिखे हैं, वो भी क्या करते हैं, उचित परिस्थितियां नहीं मिलने के कारण, उचित परिस्थितियां
नहीं मिलने के कारण कोई काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थितियां उनके लिए होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको कलेक्ट कलेक्ट कर लेते हैं अलग से, या तो उनको किसी तरह माध्यम में रख दें, या उनको थोड़ा बहुत सुखा दें। क्या करें, थोड़ा बहुत सुखा दें, ताकि वो मरे भी नहीं और जीवित भी नहीं रहे। कौन सी अवस्था में आ जाए, सुसुप्त अवस्था में, उनको पैक कर लें और रख दिया जाए, और जब इनका उपयोग करना हो तब किसी पानी में घोला जाए, ये अवस्था चेंज होगी, फिर ये किसी बीज डालोगे तो बीज के ऊपर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। पानी में घोलने के बाद कोई मर्दा डालोगे तो मर्दा में चिपक जाएंगे, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं इसका। तो ये उचित परिस्थितियों का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए सही क्लाइमेट, सही टेम्परेचर, सही नमी उपलब्ध कराना क्या होता है, उचित परिस्थितियां। और उचित परिस्थितियां नहीं मिलेगी और उनकी वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे क्या कर दोगे फिर, सुसुप्त अवस्था। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम, सूक्ष्म जीवों की। सूक्ष्म जीव कौन सी अवस्था में, तरल या फिर ठोस अवस्था में। अगर ये डोरमेंट की अवस्था में जाएंगे तो सुसुप्त अवस्था में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर, ये क्या नहीं कर पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उचित परिस्थितियां नहीं है। जब परिस्थितियां वापस सुटेबल होगी, सही रहेगी, तो इनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रारंभ, और ये अपना काम वापस से शुरू कर देंगे। शुरू करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई जीवाणु, में एक जीवाणु का नाम लिख देता हूं, एजिटोबैक्टर। क्या है ये, एक जीवाणु। एजिटोबैक्टर क्या है, एक जीवाणु है। ये जीवाणु क्या करता है, जैसे एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, सही परिस्थितियां होगी तो नाइट्रोजन गैस लेता है और वो किस में बदलता है, नाइट्रेट में। किस में बदलता है, नाइट्रेट। अब पौधे को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नाइट्रोजन बना, नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रोजन इतनी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। नाइट्रेट वापस घूमती है और क्या बन जाती है, नाइट्रोजन गैस। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जल जुड़ के अलग हो जाएगा, और नाइट्रेट वापस फिर कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी, हवा में चली जाएगी। तो ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। अगर ऐसा कोई जीवाणु हम पौधे उगा ही दे तो नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा नहीं, तो ऐसा नहीं कि नाइट्रेट नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा क्यों नहीं, कि वापस रिसाइकिल होगा और वापस क्या बन जाएगी, ये गैस बढ़ जाएगी। तो ये काम किसका हो गया, जीवाणु। ये तो हमने एक सिंपल सा लिखा है, और भी कई जीवाणु। अब इतना पता चल गया कि सारा काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव एक तो नहीं होते, खूब सारे होते हैं, जिसमें कवक हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं। और इतना ध्यान रखना, सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग परिस्थितियां और फसलों के लिए जैव ऊर्वरक का कार्य करता है। अब मैं ये कह दूं कि ये एजिटोबैक्टर है, ये सभी फसलों में काम करता, सभी फसलों में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने ये कहा कि एजिटोबैक्टर जो है वो क्या बनाता है, नाइट्रेट। क्या बनाता है, नाइट्रेट। इसने अच्छा खासा नाइट्रेट बना दिया। हमने फसल कौन सी बोली, धान। धान कौन से फॉर्म में ग्रहण करता है, तो धान के लिए तो कोई काम का नहीं हुआ। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को चेंज कर रहा है, उपलब्धि बढ़ा रहा है, लेकिन नाइट्रेट बढ़ा रहा है, जबकि धान हमने बोले तो किस रूप में ग्रहण करता है। अगर हम इसकी जगह क्या बोलते हैं, गेहूं, तो गेहूं के लिए किसका काम करता है, ये गेहूं के लिए किसका काम करता, जैव ऊर्वरक का काम करेगा। तो हम एजिटोबैक्टर किससे सम्मिलित करेंगे, गेहूं में करेंगे, धान में नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा, सूक्ष्म जीव अलग अलग होंगे, उनकी परिस्थितियां भी अलग अलग होगी, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फसलों के लिए किसका काम करेंगे, ये जैव ऊर्वरक का। याद रहेगा। अब जैव ऊर्वरक कई प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार तो है नहीं इनका। पहला मैं लिख रहा हूं,
कौन सा लिख रहा हूं मैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव ऊतक। मतलब क्या हुआ इसका? स्थिरीकरण का मतलब है एनवायरमेंट से जो मृदा की गैस है नाइट्रोजन, उसको तो लेंगे और किसे बदल देंगे? नाइट्रेट में। किसे बदल देंगे? नाइट्रेट। हो सकता है अमोनिया में बदलता हो कोई, तो ऐसी परिस्थिति को क्या कर दोगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बता देता हूं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? ये जीवाणु द्वारा। अलग अलग प्रकार के जीवाणु करते हैं। करते क्या है? ये नाइट्रोजन गैस है, कहां पर? मृदा वायु। क्योंकि इस जीवाणु जमीन में रहेंगे, हवा में तो रहेंगे नहीं। जमीन में रहेंगे तो नाइट्रोजन भी कहां से लेंगे? मृदा वायु लेंगे। संगठन मैंने आपको बताया हुआ है दोनों का। इस गैस को क्या करते हैं? NO3- इसे क्या कहोगे? नाइट्रेट में बदलते हैं। या फिर क्या करते हैं? NH4+। किसे बदलते हैं? अमोनिया में। इस नाइट्रेट में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण। अब अमोनिया में बदलने वाले को क्या कहते हैं? अम्लीकरण। दोनों परिस्थिति में हो क्या रहा है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण कहते हैं। स्थिरीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहते हैं? सीधा सीधा नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर एक प्रोसेस होती है कि जब परिस्थिति सही नहीं होगी तो इस नाइट्रोजन और नाइट्रेट से, सॉरी, नाइट्रेट और अमोनिया से वापस क्या बढ़ जाता है? नाइट्रेट। इसे कहेंगे विनाइट्रीकरण। क्या कह दोगे? विनाइट्रीकरण। इतना समझ? ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? मुख्यतः ये काम कौन करता है? इधर नाइट्रोजन बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा है? और यहां जो काम करता है वो कौन सा है? नाइट्रोसोमोनास। इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना काम रेगुलरली कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हम बात तो किसी कर रहे थे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक नहीं कर रहे तो क्या करें? सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण। ये सूक्ष्म जीव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? अभी 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन से हैं? पहले कौन से हैं? सहजीवी। और दूसरे कौन से हैं? असहजीवी। नॉन सिम्बायोटिक कहते हैं या फ्री लिविंग कहते हैं। जैसे कहते हैं नॉन सिम्बायोटिक। इतना समझ गए कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सहजीवी। और दूसरा कौन सा है? असहजीवी। सहजीवी किसे कहोगे? हम मान लेते हैं कोई भी जीवाणु है। क्या है? कोई भी जीवाणु है जो क्या काम करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और स्थिरीकरण करने के बाद वो क्या करेगा? पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाएगा। तो एक तो नाम आ गया जीवाणु। और ये काम जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? पौधों में। क्या करता है? नाइट्रोजन की उपलब्धता। काम क्या कर रहा है ये? नाइट्रोजन की उपलब्धता। अगर ये जीवाणु इसके साथ संबंध अच्छे रखता है तो वो कौन सा हो जाएगा? सिम्बायोटिक। और संबंध है ही नहीं इन दोनों का,
तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन सिमिलर। अब संबंध का मतलब क्या है? दो दोस्त हैं, वो तो है संबंध, और दो आपस में नहीं जानते, उनका कोई संबंध नहीं। यहां सिस्टम जो है वो किसके बीच का है? किसके बीच का है? जीवाणु और पौधे के बीच में। किसके बीच में है? जीवाणु पौधे। अगर अच्छा संबंध है तो कौन सा होगा? सहजीवी। अच्छा संबंध नहीं है तो उसे क्या कर दोगे? अच्छा संबंध का मतलब अगर इनमें दोनों को लाभ होता है तो कौन सा हो जाएगा? सहजीवी। और इनका आपस में कोई मतलब नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? असहजीवी। दो दोस्त हैं, साथ साथ स्कूल आते हैं, साथ साथ स्कूल घर जाते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, सारा काम साथ साथ कर रहे हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो कहेगा कि पढ़ना चाहिए। अगर आपस में दोनों का कोई संबंध है, दो स्टूडेंट हैं, आपस में कोई नाम पता जानते नहीं, एक आगे बैठता है एक पीछे, दोनों काम आए, पढ़े और चले गए, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो जो रिलेशन नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? असहजीवी। अगर इन दोनों साथ साथ और में एक फेल होता है, दोनों को दुख होगा, और दोनों अलग अलग, दोनों से कोई मतलब नहीं, कोई फेल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई जीवाणु जो पौधे को नाइट्रोजन डायरेक्ट जाके घर जाके दे रहा है, वो तो कौन सा हो जाएगा? सहजीवी। और दूसरा जीवाणु एनवायरमेंट से नाइट्रोजन गैस ले रहा है और जमीन में छोड़ रहा है, पौधा ले तो ले, नहीं ले तो नहीं ले, वो कौन सा हो जाएगा? सहजीवी। समझ गए? मतलब सहजीवी में एक नाम लिख रहा हूं, कौन सा? राइजोबियम। कौन सा नाम लिख रहा हूं मैं? और भी उदाहरण पढ़ेंगे। और असहजीवी में लिख रहा हूं मैं, क्या नाम लिख रहा हूं मैं? एजेटोबैक्टर। राइजोबियम कौन सा है? सहजीवी, एनवायरमेंट से गैस लेकर पौधे तक पहुंचाता है नाइट्रोजन, वो तो कौन सा हो गया? सहजीवी। एजेटोबैक्टर भी क्या करता है? एनवायरमेंट से लेता है और वही नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाया और वहीं पर छोड़ता है, पौधा ले तो ले, नहीं ले तो कोई बात नहीं। अब यहां सहजीवी में क्या हुआ? इसमें जीवाणु ने नाइट्रोजन ली और कहां तक छोड़ी है? पौधे तक। पौधा इसके बदले में इसको क्या देगा? पौधा इसको क्या देगा? भोजन। आपस में दोनों का रिलेशन है तो उसको क्या कह दोगे? सहजीवी। ये एनवायरमेंट से ले रहा है, मर्दा में छोड़ रहा है, पौधा लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, तो पौधा भी उसको भोजन नहीं देगा। समझ गए? अब एक चीज और देखना, ये जो मैंने सहजीवी वाला नाम लिखा है, ये राइजोबियम क्या है? जीवाणु है, इतना तो आप जानते हो। क्या है ये राइजोबियम? जीवाणु है। सहजीवी है या सहजीवी है? सहजीवी है। जब भी रहेगा पौधे के साथ अच्छा संबंध बना के रहेगा, पौधा इसको भोजन देगा और ये भी पौधे को क्या देगा? भोजन देगा। दोनों का अच्छा रिलेशन है। और ये राइजोबियम जो है वो कहां काम में रहता है? अभी ये सिर्फ किसके साथ अच्छा संबंध बनाता है? दलहनी फसलों के साथ। कौन सी फसलों के साथ? दलहनी फसलों। अब अपने को पता है कि दलहनी फसलें कौन कौन सी होती है? अभी चना, मटर, मसूर, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, ढेचा, मेथी, रिचका, बरसी,
सेजी, ये सब क्या है? दलहनी फसलें। दलहनी फसलों का मतलब इन सब का कुल जो है वो कौन सा होगा? कौन सा कुल होगा? लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है। अब लेग्यूमिनेसी कुल जितने भी पादप हमने लिखे और भी बहुत सारे हैं। ये जितने भी पादप होते हैं लेग्यूमिनेसी की, इनकी जड़ों की विशेषता होती है। इनकी जड़ों की क्या होती है? विशेषता। और ये विशेषता क्या है बताओ? जड़ों की क्या पाई जाती है इनमें? जड़ों की विशेषता है कि जड़ों में गांठें होती है। जड़ों में क्या होती है? गांठें होती है। कोई सा भी इनमें से पौधा देखोगे उसकी जड़ें लंबी होगी, जड़ों में छोटे क्या होगी? डोट डोट होंगे, गांठें होंगे। और इन गांठों में क्या रहता है? क्या रहता है? इस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। ये कहां से भोजन लेगा? पौधे से। और किसको नाइट्रोजन देगा? इसी को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और दोनों का अटैचमेंट चल रहा है तो उसे क्या कर दिया हमने? सहजीवी संबंध। दूसरा कौन सा था? एजिटोबैक्टर। पौधे से बाहर रहेगा। पौधे से क्या करेगा? बाहर रहेगा। नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट से लेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, मृदा में छोड़ देगा, मृदा से भोजन लेगा और नष्ट हो जाएगा। उसकी प्रोसेस पौधे से बाहर होगी, उसकी प्रोसेस पौधे के अंदर होगी। फिर जब ये पौधे की जड़ों में पाया जाता है, मैंने कहा कि जड़ों में गांठें होती है, गांठों में क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है। तो फिर हमें पढ़ने की जरूरत कहाँ है? ये अपना अपना काम कर रहा है, न तो अपने से बढ़ेगा और नहीं घटेगा। हो ऐसा रहा है कि जो हम रसायन प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं? रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। इनसे इनकी वृद्धि क्या हो गई है? कम। वृद्धि पे प्रभाव पड़ रहा है, जितनी वृद्धि क्या हो गई है? कम। तो हम ऐसी चीजों की मात्रा बढ़ा दें तो उसकी वृद्धि को क्या कर दें? बढ़ा दें। या तो हम ऐसी स्थिति में किसका काम करें? किसका काम कर लें? उत्प्रेरक। क्या होता है ये उत्प्रेरक? कोई भी रसायन, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वो क्या करता है? उत्प्रेरक। या उसको कम कर दे वो क्या कराता है? उत्प्रेरक। दो प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। वर्धक का मतलब बढ़ाने वाले और विष का मतलब कम करने वाले। यहां जो आवश्यकता है वो किसकी है? वृद्धि की। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिस समय जीवाणु गांठों में नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? ये जीवाणु गांठों में कब नहीं होगा? जब हम मृदा में बोएंगे पौधा तो क्या बोया जाएगा? क्या बोया जाएगा? बीज बोया जाएगा। बीज अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद क्या होगी? उसमें जड़ें निकलेगी। तो पौधा बीज तो साथ नहीं लेके आता जीवाणु, पौधा वहीं बड़ा था, जड़ों में गांठें तो थी, लेकिन गांठों में जीवाणु कहां से आया है? मृदा से। और ये मृदा में जीवाणु कहां से ला गया? अब रसायनों के प्रयोग से नष्ट हो गया। इस रसायनों के प्रयोग की वजह से ज्यादा रसायन डालने से थोड़ा बहुत में मर जाता है। तो ज्यादा रसायन डालने की वजह से मृदा में ये अब क्या हो गया है? लुप्त हो गया है ही नहीं, रहता ही नहीं मृदा में। पौधे उगाते हैं, पौधे चले जाते हैं और मृदा साफ हो जाती है, कुछ नहीं बचता। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि जब भी पौधे उगाते हैं तो पौधों के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो बीज लगाएंगे, बीज नहीं लगाओगे तो पौध लगाओगे, और कुछ परिस्थितियों में क्या लगाते हैं? कद लगाते हैं। किसके लिए? ये काम किसके लिए करते हैं हम? फसलों को उगाने के लिए। अब ये फसलों को उगा देंगे, हम बीज लगाएंगे, ये सारा कहां रहेगा? कहां रहेगा? मृदा में। और पहले की बात में तो ये राइजोबियम कहते हैं, कोई भी जीवाणु जाओ, ये भी कहां था? मृदा में। अब रसायनों की वजह से ये कहां नहीं रहा? अब मृदा में तो है नहीं। मृदा में नहीं है तो बीजों के उगने के बाद भी जड़ों तक पहुंचेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि जब भी फसल बोनी होती है, जब भी फसल बोनी होती है तो इनसे क्या करते हैं?
उपचारित मतलब बीज उपचार करते हैं, पौध उपचार करते हैं और कंद उपचार करते हैं। मान लो अपने पास कोई पौधा है, हम गंवार का लेते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, किसी का पौधा लेते हैं, पौधे की हाइट है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, किसी भी पौध की बात कर लें, लेग्यूमिनेसी में, किसी और में, क्योंकि ये उर्वरक है वो राइजोबियम तो हमने एक उदाहरण लिया है, और भी तो है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इन सब के लिए क्या किया है कि कोई भी इनका सूक्ष्म जीव जहां को मिलेंगे तो सही, ऐसा तो मिलेंगे नहीं, जहां से मिले वहां से इनको लिया, अच्छी मात्रा में जहां इनको सुटेबल क्लाइमेट थी वहां रखा इनको, उनकी वर्दी कराई, वर्दी कराने के बाद इनको सुस्त अवस्था में लिया हमने और स्टोरेज कर लिया। तो मतलब सुखा के इनको क्या कर लिया हमने, स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, जब भी अपने को फसल बोनी है, जब भी अपने को क्या करनी है, फसल बोनी है, जैसे मान लो अपने को सोयाबीन बोनी है, क्या करनी है, सोयाबीन की बुआई। सोयाबीन की बुआई किसके द्वारा करोगे, बीज द्वारा। किसके द्वारा करोगे, बीज द्वारा। तो हमने बीज को बोने से पहले क्या कर दिया, राइजोबियम से उपचारित कर दिया। क्या कर दिया, राइजोबियम से उपचारित। कैसे किया हमने, ये जो राइजोबियम था क्या था, राइजोबियम जीवाणु था, उस जीवाणु को हमने क्या किया, पानी में घोड़ा, और पानी में घोड़ने के बाद क्या करें हमने, उसमें बीज डाल दें तो बीजों पे चिपकेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि पहले पानी लिया जाएगा, उसको गर्म कराया जाएगा, उसमें क्या मिलाया जाएगा, गुड़, और गुड़ मिलाने के बाद क्या मिलाओगे, राइजोबियम, और उसके बाद इसमें क्या ऐड कर देंगे, बीज, और आपस में रगड़ेंगे तो ये राइजोबियम जो है वो किस पर चिपक जाएगा, बीजों पर चिपकेगा। कुछ समय के लिए 2, 4, 5, 7 घंटे छाया में सुखाएंगे, जब ये बीजों पर चिपक जाएगा, सूख जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, बुआई। अब बुआई के बाद नमी रहेगी, नमी रहेगी तो जीवाणु सक्रिय होगा, जीवाणु सक्रिय होगा, पौधा, बीज उगेगा, उगने के बाद जड़ें होगी, और जड़ें आते ही ये जीवाणु किसमें प्रेस कर जाएगा, जड़ों में, और कुछ समय बाद क्या काम स्टार्ट कर देगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये सारा काम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये इतनी मात्रा बढ़ गई से 20 किलो यूरिया लाया और फेंक देते, अपने आप मिल जाता। लेकिन हमें कौन सी खेती करनी थी, जैविक खेती, किसका प्रयोग नहीं करना था। अब रसायनों में हमें नाइट्रोजन नहीं देना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरकों का। जैव उर्वरक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, सहजीवी और जो पौधों के साथ अच्छा संबंध रखता है, पौधे का और जीवाणु का आपस में सही संबंध है, दोनों को अच्छी ग्रोथ मिल रही है, दोनों का पोषण हो रहा है, तो वो तो कौन सा संबंध हो जाएगा, सहजीवी। आपस में दोनों को कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, ऐसे भी, समझ गए। सहजीवी का एक उदाहरण बताया मैंने आपको, कौन सा, राइजोबियम। असहजीवी का एक उदाहरण बताया मैंने, कौन सा आपको, एजिटोबैक्टर। कौन सा बताया, एजिटोबैक्टर। फिर राइजोबियम की बात की तो राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है जो सहजीवी संबंध रखता है पौधों के साथ, और कौन सी फसलों में उपयोग करते हैं, दलहनी फसलों में, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती है, बाकी फसलों में नहीं होती है। इन गांठों में जीवाणु पाया जाता है, और जीवाणु कौन सा है, हर फसल के लिए अलग अलग प्रजाति होती है, यानी एक ही जीवाणु है, अलग अलग प्रजातियों का जीवाणु जो अलग अलग फसलों में रहता है। अब मृदा में रसायन होने की वजह से वो तो वहां है नहीं और गांठों में जाएगा नहीं, गांठें तो होगी लेकिन गांठों में जीवाणु नहीं जाएगा। हमने उसके लिए क्या किया, पहले से बीजों को क्या कर दिया, उपचारित किया। किससे, उस जीवाणु के कल्चर से, उस जीवाणु का कल्चर। कल्चर क्या होता है, एक सही माध्यम में जीवाणु की वृद्धि करवाई, और वृद्धि कराने के बाद उसको डोरमेंट सुसुप्त अवस्था में लगे उसको स्टोर कर दिया। जब अपने को उपयोग करना था तब पानी में घोड़ा अपने, और पानी में घोड़ने के बाद अपने उसी जड़ों पर चिपका दिया। अब अपने पास अभी बीज है, जड़ें तो है नहीं जो चिपका दे, तो बीज पे उपचार करने के लिए हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, उसको गुड़ बनाया, गुड़ में घोड़ा, घोड़ने के बाद चिपचिपा बन गया। चिपचिपा बनने के बाद उसको क्या मिला दिया, राइजोबियम, और राइजोबियम मिलाने के बाद उसमें क्या डाल दिया हमने, बीज। बीजों को आपस में क्या किया, मिक्स किया, थोड़ा छाया में सुखाया, उपचारित हो गया। उसके बाद क्या कर दिया हमने, फसलों की बीज की बुआई कर दी। जैसे ही बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद बीज को भी नमी मिलेगी और जीवाणु को भी नमी मिलेगी। जीवाणु भी अपनी वृद्धि स्टार्ट करेगा, जीवाणु भी अपनी
वृद्धि स्टार्ट करेगा और बीज भी अपनी वृद्धि स्टार्ट करेगा। बीज से तो जड़ें निकलेगी और जीवाणु कहां कर जाएगा, जड़ों में प्रवेश। अब वायुमंडल से नाइट्रोजन आधा जमीन जड़ों के अंदर रहेगा, आधा जड़ों से बाहर, नाइट्रोजन को खींचेगा और डायरेक्ट सो दे देगा पौधे को, और पौधा नाइट्रोजन क्या करेगा, अच्छी वृद्धि। और अच्छी वृद्धि करने से अपने को क्या फायदा है बताओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? जैव उर्वरकों के लाभ। क्या लाभ मिल जाएंगे जैव उर्वरकों से अपने को? 2-3 आइडिया से, इतनी कहानी हमने पढ़ी, जैव उर्वरकों से अपने को क्या लाभ मिलेगा? इन जैव उर्वरकों से क्या बनती है? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। अगर मात्रा बढ़ेगी तो सीधा के पौधा बढ़ेगा, और पौधे का बढ़ेगा तो उपज में वृद्धि होगी। आप बता सकते हो जैव उर्वरकों के प्रयोग के बाद फसल के उत्पादन में कितने % तक वृद्धि देखी गई है? जो सामान्य सभी बच्चे दूध पीते हैं, किसी की वृद्धि कम, किसी की वृद्धि ज्यादा। अगर कॉम्प्लेक्स बोर्नविटा पिएंगे तो वृद्धि ज्यादा होगी, तो स्वाद में पिएंगे तो वृद्धि बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है। तो कितने % तक वृद्धि देखी गई है? अगर पूछ ले कि जैव उर्वरक के प्रयोग से फसलों की उपज में कितने % वृद्धि होती है? 20 से लेकर 40%। क्या ये उर्वरक जितने महंगे पड़ते हैं? महंगे पड़ते हैं क्या? पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत है ये। अपने पास 500 रुपए तो 500 रुपए खरीद ले, 200 रुपए तो 200, 100 है तो 100 का खरीद लिया। हम उसके बाद की मात्रा को बढ़ाना, जैसे केचुआ है, हमने अगर 2 केचुए भी खरीद लिए, कितने केचुए खरीद लिए? 2, और गोबर में रख दिए। तो अगर यही बात 6 महीने बाद की करेंगे तो 2 के कितने हो जाएंगे? 500। 6 महीने में कितने हो जाएंगे? अपना कुछ पैसा लगा, अपना कुछ खिलाना पड़ा। गोबर खाए तो ज्यादा खाए तो भी अपने क्या फर्क पड़ता है, नहीं खाए तो भी, और नहीं खाते वो पड़ा थोड़ी खाते उसको, पड़ा रहता हो तो उस परिस्थितियों में जो अपने किसी काम की नहीं है, अपना पैसा लगता है, उस पैसे को कम करे, उसका अच्छा स्रोत हो, तो वो क्या होते हैं? पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत। तो ये जितने भी जैव उर्वरक हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं। इनकी उपज में क्या होती है? वृद्धि। कितने % तक उपज बढ़ती है? 20 से 40%। तीसरा, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। अब यहां तक तो ठीक था, मैं और छोटा मोटा लिखूं से कोई मतलब तो है नहीं। मैं लिखूं जड़ों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब जानते हैं, छोटी मोटी बातें। इसके अलावा वो क्या करते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव या जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो पोषक तत्व दे रहे हैं, पोषक तत्वों के साथ हार्मोन की वृद्धि करते हैं या कुछ हार्मोन उपलब्ध करवाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसकी उपलब्धता बढ़ाते हैं? विटामिन की। विटामिन नहीं कहूं तो मैं कह दूं कि खनिज लवण बढ़ा देते हैं। अब एक ही प्रकार के तो नहीं, दुनिया भर के जीवाणु के, तो सब अपना अपना काम करते हैं। अब पौधों में हार्मोन की वृद्धि होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी पौधों में हार्मोन से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हार्मोन होते क्या है? बताओगे हार्मोन क्या होता है? क्या किसी इंसान का नाम हार्मोन? जीवाणु का नाम है? हार्मोन एक रसायन होता है। हार्मोन क्या होता है? एक रसायन होता है जो पादपों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में, जीवों के शरीर में अपने आप ही बढ़ता है। अपने आप क्या करता है? बढ़ता है। और इसकी थोड़ी सी मात्रा जो कार्य करने की क्षमता है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे चाय है, नींद उठने में 10 मिनट लगेगी, चाय पीने कितने मिनट में उठ जाएगी? 2 मिनट में। जो काम 10 मिनट में होने वाला उसको कितने मिनट में कर दिया इसने? 2 मिनट में। तो कितने गुना स्पीड बढ़ गई? 500 गुना। कितने बढ़ गई? तो अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिया। उसे क्या करते हैं? हार्मोन।
चाय जो है स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करता है। उत्तेजना का मतलब जो काम 1 मिनट में हो रहा है उसको कितने मिनट में कर दिया आपने? 10 सेकंड में। तो ये उत्तेजना क्या है? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। अगर हमारा शरीर काम कर रहा है, अपने को खाने की आवश्यकता है, अपने को नींद की आवश्यकता है, अपने को कार्य की जरूरत है, ये सारा काम किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? अगर एक भी हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा तो तुम मर के पड़ जाओ, नींद नहीं आएगी। हार्मोन के बिना नींद भी नहीं आती। जब तक हार्मोन बैलेंस में नहीं रहेंगे, हार्मोन स्रावित नहीं होंगे, तो खाना पचना ही स्टार्ट नहीं होगा। खाना नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन संकेत देंगे माइंड को, और माइंड संकेत देगा किसको? पेट को। तब जाके वो एसिड रिलीज करेगा, और एसिड रिलीज करेगा तो खाना पचेगा, और एसिड रिलीज के बाद खाना पचेगा नहीं। अगर हमें हार्मोन का डिसबैलेंस है तो अपने को उठने का पता नहीं चलता, कब उठना है कब नहीं उठना। नींद आए तो नींद आई रही है, फिर नींद उठेगी नहीं। क्यों नहीं उठेगी? अपना सही रूटीन नहीं है। और गांव में आपने देखा होगा कि लोगों का सही रूटीन था, उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, लेकिन वो फिक्स टाइम पर उठते थे। उठने का काम किसका है? हार्मोन। हार्मोन बैलेंस में रहेगा तो सब चीज सही रहेगी, बैलेंस में रहेगा तो सही काम सही नहीं होगा। ऐसे ही कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो अच्छे हार्मोन, अच्छे उत्प्रेरक या अच्छा विटामिन जो है वो रिलीज करते हैं, जो पौधे की वृद्धि और उपज को बढ़ाने में क्या होता है? सहायक। और ये सब मिलाकर कितनी उपज को बढ़ा सकते हैं? 20 से लेकर 40%। सस्ते होते हैं, हार्मोन भी देते हैं, विटामिन देते हैं, खनिज लवण देते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, और यही सब क्या है? जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक का लाभ किसको मिल रहा है? पौधों को। और पौधों का लाभ किसको मिल रहा है? मानव को। और मानव को लाभ क्या है इससे? उपज में वृद्धि। क्या हो रही है? उपज में वृद्धि। अब एक पॉइंट पढ़ा है हमने, कौन सा? जैव उर्वरक। क्या होता है जैव उर्वरक? जैव उर्वरक सिर्फ सूक्ष्म जीव होता है। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब जीवाणु, कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसीट, एजोला, बीजीय, कुछ भी हो सकता है। हर अलग अलग सूक्ष्म जीव अलग अलग पौधों के लिए क्या काम करता है? पोषक तत्वों की उपलब्धता काम करता है। कोई सहजीवी संबंध रखता है, कोई असहजीवी संबंध रखता है। कुछ नाइट्रोजन करता है, कुछ फास्फोरस करता है, कुछ पोटेशियम करता है, कुछ मोलिब्डेनम करेंगे, कुछ जिंक करेंगे, कुछ अलग अलग काम करेंगे। सबका अपना अपना काम होता है। और ये सब जब उत्पादकता बढ़ाता है, उससे उपज वृद्धि होती है, तभी उसको क्या कहेंगे? जैव उर्वरक। जीवाणु तो खूब सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सारे जैव उर्वरक नहीं है। जो पौधे को उपलब्धता को बढ़ा रहा है, उपलब्धता बढ़ने से पौधे की उपज बढ़ रही है। उपज कितनी बढ़नी चाहिए? 20 से 40% तक। उसी सूक्ष्म जीव का क्या करोगे आप? जैव उर्वरक। कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ कवक होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ एक्टिनोमाइसीट, कुछ फंड भी होते हैं, काई भी होते हैं कुछ, जो पोषक तत्व बढ़ाएंगे, उपज में वृद्धि होगी। वो क्या कहलाएंगे? जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का प्रयोग करने का तरीका, मृदा में रसायन होने की वजह से ये लुप्त हो गए हैं धीरे धीरे। हम रसायनों को छोड़ के जैविक खेती करना चाहते हैं, वापस इनको क्या कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं। लेके आने के इनको कहीं से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इनको डोरमेंट अवस्था में अच्छा वृद्धि कराएंगे, डोरमेंट अवस्था में रखेंगे। रखने के बाद जब फसल बोएंगे, फसल बोने के समय इनका उपयोग किया जाएगा। उपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जैव उर्वरक लिया हमने, एक गमला मिट्टी का भरा, मिट्टी में अच्छे से मिलाया, और पूरी मिट्टी को क्या करते हैं? उस खेत में छिड़क दें, और छिड़कने के बाद क्या कर दें? पुताई कर दें। ये कहाँ चला जाएगा? मृदा में। उसके बाद हम बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद अंकुरण होगा, अंकुरणों के बाद जड़ें निकलेंगे, जड़ों में क्या चला जाएगा? जीवाणु प्रवेश कर जाएगा। ये बात हो गई किसकी? मृदा उपचार। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या करें? इसको पानी लें, पानी में गुड़ डालें, गुड़ डालने में उसको मिलाएं, मिलाने के बाद उसमें जैव उर्वरक मिलाएं, उसके बाद उसमें बीज डालें, आपस में रब करें, थोड़ा सुखाएं, और बीजों को क्या कर दें? बो दें। ये क्या हो जाएगा? बीज उपचार। इसके बाद क्या करें? अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है अपने पास तो पानी लें, पानी में जैव उर्वरक घोलें, पौधा है, पौधे की बंडल बनाएं, गांठ बनाएं, उसकी जड़ों को इसमें डुबो कर रखें पानी में, अपने आप जीवाणु कहाँ चला जाएगा? जड़ों के अंदर। कुछ समय के लिए सुखाएं, और फिर क्या करते हैं? हम रोपाई कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई कंद उपचार, जैसे गन्ना है, आलू है, हमने दलहनी की बात तो सिर्फ नाइट्रोजन के लिए की, और भी तो फसलें हैं जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और सभी को होती है। आलू लिया,
आलू को हमने क्या कर दिया, उसी गोल में डाला, घंटे 2 घंटे के लिए आलू के कंदों को डुबो कर रखा, जीवाणु का प्रवेश कर जाएगा आलू में। जब पौधे से आलू को जमीन में लगाएंगे, जड़ें निकलेगी, अपने आप वृद्धि करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होगा इसके उपयोग करने के तरीके। जैव ऊर्वक को कैसे उपयोग कर सकते हैं हम? बीज उपचार कर सकते हैं, जड़ उपचार कर सकते हैं, कंद उपचार कर सकते हैं और मृदा का उपचार कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? जैव ऊर्वक। किसकी आवश्यकता होती है? अपना टॉपिक कौन सा था? जैव ऊर्वक। किसके लिए आवश्यक होता है ये? जैविक खेती के लिए। किसके लिए आवश्यक होता है? क्या काम करता है ये? पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। कुछ ऐसे भी संबंध होता है, कुछ ऐसे ही, कुछ नाइट्रोजन वाले होते हैं, कुछ फास्फोरस वाले होते हैं, कुछ पोटेशियम वाले होते हैं, कुछ जिंक वाले होते हैं, कुछ उत्प्रेरक वाले भी होते हैं, कुछ हार्मोन वाले होते हैं। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं जो क्या करते हैं? पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। उन्हीं को क्या कहोगे आप? अब जैव ऊर्वक के बारे में पढ़े, क्या लिखना है? पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? जैव ऊर्वक की परिभाषा कि ये क्या होते हैं? जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, शैवाल हम सीधे कहते हैं सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये? सूक्ष्म जीव, जो नाइट्रोजन से तत्वों को लेते हैं या एनवायरमेंट से तत्वों लेते हैं और पौधों तक उसकी मात्रा को बढ़ा के उपलब्ध कराते हैं। उन्हीं सभी को क्या कहेंगे? जैव ऊर्वक। जैव ऊर्वक के प्रयोग करने से फसल की उपज में कितने % वृद्धि होती है? 20 से लेकर 40%। इनके लाभ क्या क्या है? ये अच्छे उपलब्ध होते हैं, सस्ते होते हैं, पर्यावरण में कोई इनका नुकसान नहीं है, पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे मान लो कुछ ये है जो विटामिन और खनिज लवण दे रहे हैं, विटामिन और खनिज लवण दे रहे हैं, मतलब पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो रही है? वृद्धि। कीटों और रोगों के प्रकोप को क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं। तो ये इनके क्या हो गए? लाभ। हम खरीदेंगे, अपने पैसे मिलते हैं, और एक बार पैसे लगे फिर कई सालों तक जरूरत नहीं है, और सही समय रहेगा, सही परिस्थितियां रहेगी, रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे तो कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, वही जीवाणु मृदा में पड़े रहेगा। अब जब फसल रहेगी तो विसर्जन करेगा, जब फसल के अवशेष रहे उन्हीं को खाएगा, अपना टाइम पास करेगा और उनकी मात्रा को बढ़ा देगा। जैसे जड़ें हैं, हम जड़ें तो काटते नहीं है, जड़ें कहाँ रहती है? जमीन में। और जमीन में कहाँ जाती है? अगले साल अपने को मिलती नहीं है, कहाँ जाती है ये? अब एक और चीज सुनना, आपने कई बार सुना है और सुनते रहते हो कि पंजाब जो है, मैं धान की बात कर लूं, मैं गेहूं की बात कर लूं, इन फसलों को ये किससे कटवाते हैं? कटाई किससे करते हैं इनकी? पता है किससे करते हैं? कंबाइन से। कटाई किससे करते हैं? कंबाइन एक बड़ी मशीन है जो खेत में फसल को डायरेक्ट काटती है, बीज अलग, चारा अलग। वो फसल बोते हैं इसलिए कि बीज में से उनको चारे से कोई मतलब नहीं, और वो चारा कहाँ छोड़ देते हैं? वही खेतों, चाहे वो धान का हो चाहे गेहूं का, चारा मृदा पर छोड़ दिया जाता है। और ये मृदा पर छोड़ने के बाद आपने कई बार सुना है कि पंजाब की पराली जो जड़ाई गई थी उसका धुआं कहाँ गया? दिल्ली में। धुआं कहाँ है? दिल्ली में। वो जलाते क्यों है? जबकि हमें तो जैसे मृदा अपने आप वो सड़ गल जाता है। वो जलाते इसलिए हैं कि वहां उन्होंने मृदा में रसायनों का प्रयोग इतना कर रखा है कि वहां पर सूक्ष्म जीव जीवाणु मृदा में नहीं है। मृदा में जीवाणु नहीं है तो उनका क्या नहीं कर सकते? डिकम्पोजिशन भी नहीं कर सकते। फिर डिकम्पोजिशन करेंगे, जीवाणु आएंगे तो महीने 6 महीने लग जाएंगे। इतनी फास्ट गति नहीं है, गति इतनी फास्ट नहीं है, क्योंकि उत्प्रेरक का काम नहीं कर रहा। वो सड़ेंगे, 6 महीने लग जाएंगे, और 6 महीने पर अगर बैठे रहेंगे पर तो एक फसल छूट गई। उनको तो क्या पता है अगले महीने फिर दूसरी फसल को क्या करना पड़ता है? बोना पड़ता है। तो उससे पहले उनको क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने से अगर पौधा जलाएगा तो क्या बनेगा? कार्बनिक पदार्थ, और जो पोषक तो वो कहाँ जाएंगे उसमें, और वो वापस अब किसे मिल जाएगा? मृदा में। धुआं तो हो रहा है लेकिन कार्बनिक पदार्थ और पोषक की उपलब्धता को क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिया, और मृदा में डिकम्पोजिशन और मिलना क्या हो गया उसका? आसान हो गया। अगर ये जीवाणु होते और इतने होते कि उसको आराम से डिकम्पोज करते हैं तो समस्या नहीं होती। आज जो ये चारा जो है जलाना बैन है, नहीं जलाना चाहिए, जलाते हैं, व्यवस्था नहीं इसलिए जलाना पड़ रहा है। अगर ये जलान ऐसी परिस्थिति रहेगी जैविक खेती अपनाएंगे नहीं तो 10 साल के बाद सरकार खुद कहेगी कि चारे को जलाया जाए। आज मना करते हुए नहीं जलाना चाहिए, लेकिन 10 साल बाद उसको क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। और ऐसा क्यों कहना पड़ेगा?
अगर मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बना के रखना है तो ये कार्बन लाना पड़ेगा। पशु के लिए इतना गोबर है नहीं कि मृदा में कार्बन पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़े, इतनी बढ़ सके। तो ये कार्बन फिर किससे बढ़ेगा? फसल के अवशेषों को जलाने से। अपघटन उनका होगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? मजबूरन जलाना पड़ेगा। तो उसे क्या कर दोगे? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना या कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को क्या करना? बैलेंस में रखना। अब जैव उर्वरक क्या होते हैं? पता चल गया। जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले, पोटेशियम वाले, जिंक वाले, मृदा उत्प्रेरक वाले। कितने हो गए? 6 हो गए। ये सब क्या है? जैव उर्वरक। अब सबके अलग अलग उदाहरण पढ़ेंगे। नाइट्रोजन वाले जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सहजीवी और असहजीवी। फास्फोरस वाले 2 प्रकार के होते हैं, फास्फोरस सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया और फास्फोरस घुलनशील माइक्रोराइजम। ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। फिर पोटेशियम, ये 1 प्रकार के होते हैं, छोटे सिंपल। कल किसकी बात करेंगे हम? जैव उर्वरकों के। जैव उर्वरकों के बारे में सिर्फ लिखना है। सबसे पहले पढ़ेंगे जैव उर्वरक की परिभाषा क्या होती है, मैंने बता दी। फिर पढ़ेंगे जैव उर्वरकों के लाभ क्या होते हैं, मैंने बता दिए। फिर पढ़ेंगे जैव उर्वरकों के प्रकार कितने बताया मैंने? 6। पहला कौन सा बताया मैंने? नाइट्रोजन वाला। कौन से हैं? सहजीवी और असहजीवी। कुछ दलहनी फसलों के साथ सहजीवी होते हैं, कुछ अदलहनी फसलों के साथ सहजीवी होते हैं, और बाकी कुछ क्या होते हैं? असहजीवी होते हैं। फिर हम उनके उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ना, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम है, तो हम राइजोबियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। राइजोबियम की कितनी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, कुछ कौन सी फसल में कुछ करेगी, कुछ कौन सी, जैसे मैंने कहा अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सोयाबीन में जापोनिकम प्रजाति करेगी, बरसीम में ट्राइफोलाई करेगी, रिजका में राइजोबियम मिलिलोटी करेगी। तो अलग अलग प्रजातियां अलग अलग पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण काम करती है। वो भी दलहनी फसलों में भी अलग अलग, एक बार दूसरे में काम नहीं करती, उनके साथ उनका सहजीवी संबंध नहीं हो पाएगा फिर। तो इसको क्या कर देंगे? जैव उर्वरक। उसके बाद पढ़ेंगे राइजोबियम के प्रयोग करने की विधियां। कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? 4 प्रकार से। बीज उपचार, जड़ उपचार, कंद उपचार और मृदा उपचार। जैव उर्वरक कंप्लीट। जैव उर्वरक के बाद क्या पढ़ेंगे? जैव कीटनाशी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? जैव शाकनाशी। जैव शाकनाशी पढ़ने के बाद ये जैविक खेती कंप्लीट। लास्ट चैप्टर बचेगा कि जैविक खेती बहुत पहले किया करते थे हम, जैविक खेती बहुत पहले किया करते थे और किसके हिसाब से किया करते थे? कृषि पंचांग, एग्रीकल्चर के कैलेंडर के आधार पर। और ये एग्रीकल्चर का कैलेंडर किस पर डिपेंड करता है? चांद की गति पर, चंद्रमा की गति पर। तो ये सब पढ़ेंगे, वो कौन सा हो जाएगा फिर? जैविक खेती। अब हमें कल जैविक खेती के बारे में क्या पढ़ना है? जैव उर्वरक। जब जैव उर्वरक कंप्लीट हो जाएंगे फिर क्या पढ़ेंगे? जैव कीटनाशी। जैव कीटनाशी कंप्लीट हो जाएंगे फिर क्या पढ़ेंगे? जैव शाकनाशी। जैव शाकनाशी हो गया मतलब अपने रसायनों का प्रयोग छोड़ दिया, जैविक चीजों का उपयोग कर लिया। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कृषि पंचांग या चंद्रमा के आधार पर खेती। क्लियर? याद रहेगा? चलिए कल लिखेंगे।